देखो अपन ने एमपी बोर्ड का ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाया था, एमपी बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी तुम लोग ऑर्गेनिक में ना तुम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते रहो। ऑर्गेनिक यहाँ पे चलती रहेगी आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ये आराम से अपना चलती रहेगी जनवरी तक, आराम 20-25 जनवरी तक चलती रहेगी। तो जितना यहाँ पढ़ाता जाऊँगा उतना करते रहना, क्योंकि तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, तो मैं यहाँ रटाता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरा करते रहो। क्लियर? तो यदि हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था सारी चीज़ें, जिसका देखा हुआ नहीं है, कल सारे बच्चे आए थे, जिनका देखा हुआ नहीं है तो कल वाला लेक्चर एक बार फिर देख लो। यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो तुम लोगों के काम का था, तो किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? आप ये मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, या तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा या किसी न किसी तरीके से आता है, या तो फिल इन दी ब्लैंक में आ जाएगा, मैच द कॉलम में आ जाएगा, या तो 2 नंबर का डायरेक्ट पूछ लेगा। तो किसी न किसी तरीके से आपका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन का एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया फिनॉल, क्या ले लिया, और इस फिनॉल के आपको बोल दिया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटाकार्बन ऑफ फिनॉल। इस फिनॉल के मेटाकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटाकार्बन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के मेटाकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अब यहाँ पे हमको किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तो जहां से जिस कार्बन से कोई फंक्शन ग्रुप अटैच होता है उसके जस्ट बाद का हम नाम देते हैं ऐसे, ओ मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं? ओ मध्य प्रदेश। तो ये वाला कार्बन हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, मतलब आपको ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेंजीन में आप ये मान लो कि एक हाइड्रोजन अटैच होता है जिसको हम शो नहीं करते। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये पाई और एक ये सिग्मा, मतलब कि 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन बना सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटाकार्बन ऑफ फिनॉल। देखो कंफ्यूज कर दिया, तो आपको थोड़ा सा वो डायरेक्ट नहीं देगा, थोड़ा सा इधर उधर करेगा, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया। आज अपने को लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखना है? लेक्चर नंबर 2 में अपने को लेक्चर नंबर 2 में सीखना है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और स्टेबिलिटी। अपने को क्या सीखना है यहाँ पे? एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और स्टेबिलिटी। देखो क्या सीखना है? एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी। अब यदि आपको एसिडिक, बेसिक और स्टेबिलिटी सीखना है ना, तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और कैसे स्टेबल होगा। क्लियर? तो देखो एक साइंटिस्ट थे लुइस, इन्होंने बोला यदि किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो होता है बेस। यदि किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर अब्सेंट है, यदि किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर अब्सेंट है तो वो होगा एसिड। अब देखना इनके इस रूल से सेम टू सेम एक ही कार्बन अलग अलग बिहेव करेगा। जैसे मान लो, देखो एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं,
अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं तो हम एग्जांपल भी लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका एग्जांपल लेंगे, तो मान लो अपन यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, हम यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो मैंने क्या ले लिया, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एक साथ लेते हैं। एक हमने ले लिया CH3Cl और एक हमने ले लिया CH3Cn। समझ गए। अब यहां पे क्या होगा समझना, या CH3OH ले लो या CH3OH ले लो। अब यहां पे आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा एसिडिक नेचर होगा, कौन सा बेसिक नेचर होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो यहां पे ऐसा हुआ कि ये क्लोरीन इस बॉन्ड को लेके बाहर चला गया। यदि ये क्लोरीन इस बॉन्ड को लेके बाहर चला गया तो ये हमारा बचा CH3+ और Cl-, मतलब इसके पास लोन पेयर अब्सेंट। यदि इसके पास लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर है ही नहीं, तो कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर। मान लो यहां पे कुछ ऐसा है, यहां पे कुछ ऐसा है O, यहां पे C2H5 कुछ बड़ा है, O के पास लोन पेयर ऑलरेडी है, क्लियर। तो फिर ये वाला बॉन्ड इसके पास आ गया। जब ये वाला बॉन्ड इसके पास आ गया तो CH3 ये बॉन्ड आ गया, मतलब लोन पेयर आ गया। तो देखो ये हमारा हो जाएगा लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब बेसिक। लुईस ने बताया था बेस और एसिड, यदि किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर हैं तो बेस होगा, किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर नहीं है तो एसिड होगा। ध्यान से समझो, ये भी हमारा एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोकार्बन बिहेव लाइक एसिड, बिहेव लाइक बेस। रीजन क्या गया, लोन पेयर। रीजन क्या गया। अब सुनो एक चीज और हम देखते हैं, आओ। अभी तो मैं बस डेमो दे रहा हूं, अभी मैं इसका आगे बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, क्लियर। जैसे एक अभी तुम्हारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था कि फिनोल होता है और एल्कोहल होता है। हम इनका एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करेंगे बाद में। पहले हमने ले लिया बेटा, यहाँ पे देखो ये होता है आपका फिनोल और ये होता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल से कुछ भी जुड़ा, एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। चलो हम समझने के लिए हमने ले लिया CH3OH, एथाइल अल्कोहल और फिनोल। अब यहां से ये बोल रहा है इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोकार्बन से OH जुड़ा है, हाइड्रोकार्बन से OH जुड़ा है। ये होता है जब हम बेंजीन में OH जोड़ते हैं तो फिनोल, जब नॉर्मल CH3 में OH जोड़ते हैं तो एल्कोहल, है ना। तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन है। अब एसिडिक नेचर और स्टेबिलिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, तो देखो यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक लगेगा, समझना। इसके पास बात करें OH तो 1 2 3 4 लोन पेयर इसके पास भी 2 लोन पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास, तो दोनों इस हिसाब से सेम हो गए। बट यहां पे रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, कौन सा, बेंजीन। अब ये सारी चीजें अपने को तब समझ में आएगी जब हमको पता चलेगा कि कब कार्बोकेटायन बनेगा, कब कार्बो एनायन बनेगा, कब, और ये सब कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, ये सारी चीजें जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो आती है रिएक्शन में। तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज समझने के पहले आपको समझना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, एक बार फिर भी देख लो। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यदि मैं बोलूं कि रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन, देवराज क्या होता है रिएक्शन। नहीं, पायल क्या होता है, और कोई, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? यदि हम रिएक्शन की बात करें, व्हाट इज रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होता है, जब मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जब किसी रिएक्शन का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या टूटता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। और पता है कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना और बनना ही डिपेंड करेगा एसिडिक और बेसिक नेचर पे, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा, एक एग्जांपल, जब बॉन्ड टूटेगा, मान लीजिए CH3 जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, मान लो ये वाला बॉन्ड यहां चला गया तो ये हो गया हमारा CH3 विथ लॉन पेयर और ये हो गया CH3 विदाउट लॉन पेयर, और ये बिना लॉन पेयर के तो हो गया एसिड और ये लॉन पेयर के साथ तो हो गया बेस। तो आप समझ लो कि जो रिएक्शन है वही डिपेंड करेगा क्या एसिड है क्या बेस है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, अभी तो मैंने बस ले लिया एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा क्या रिएक्शन। अब अपन देखेंगे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म। तनु क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जब आप पूरी चीजें समझोगे ना तो आपको आगे एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे हमने रिएक्शन की डेफिनेशन क्या देखा कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। ऐसे यदि मैं बोलूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है तो क्या होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, बोलो क्या होगा, कोई तो बोल दो। स्टेप बाय स्टेप, भूल गए क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। कैसे स्टेप बाय स्टेप, कैसे, तो देखो यदि हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट होता है जहां पे हम कोई कैटलिस्ट लेते हैं और ये बनाता है प्रोडक्ट। क्या बनाता है, प्रोडक्ट। जब हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट को कोई कैटलिस्ट देते हैं, या तो आप यहाँ पे गर्म कर दो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दो या कोई कैटलिस्ट मिला दो, तो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट मिला दें या टेम्परेचर दे दें तो रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ये होता है रिएक्शन, है ना। लेकिन इनके बीच में क्या डायरेक्ट हुआ है ऐसा, जैसे एक एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था, सबसे अच्छा एग्जांपल चाय वाला। आप ले लो चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, पानी, दूध, लो धनिया मिर्ची सब डाल दो। लौंग इलायची कौन डालता है भाई चाय में, लौंग डलता है, सुपारी तंबाकू सब डाल दो, चूना भी डाल दो, समझ गए। तो क्या मैंने बोला, शक्कर गरीबों वाली चाय, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, दूध ज्यादा, इन सबको जब हम मिला देते हैं तो ये सारे की सारी चीजें क्या है, रिएक्टेंट है। ये सब मिल गया तो क्या बन गया, रिएक्टेंट। जैसे इनको आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे, किसी रिएक्शन के ऊपर यदि डेल्टा बना हो तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर, है ना। जैसे आप इनको टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे तो जस्ट चाय बन जाएगी कि थोड़ी देर बाद चाय बनेगी। थोड़ी देर क्या हुआ उनके बीच में क्या हुआ, इंटरमीडिएट बना। तुमने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो चाय का कलर आ जाता है लेकिन चाय बॉईल नहीं होती, तो उस चाय को जब हम पीते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती, समझ गए। वो मतलब चाय के बारे में मेरे को ज्ञान मत देना, हमको सब पता है, समझ गए ना जी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन का होना कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं पूरा करवा दूंगा, बस जितना मैं यहाँ बोलूँ उतना आपको आना चाहिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ गए। आओ तो अब हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जैसे मान लो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है बेटा रिएक्टेंट। क्या आता है, रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्टेंट है ये क्या बनाता है,
रिएक्टेंट बनाता है इंटरमीडिएट, क्या बनाता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनाता है प्रोडक्ट, क्या बनाता है प्रोडक्ट। समझ गए, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनाएगा प्रोडक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, यहां पे जो अपना रिएक्टेंट होता है, जो अपना रिएक्टेंट होता है ये टू टाइप का होता है। रिएक्टेंट दो तरह का होता है, पहला होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है पहला सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएक्जेंट। फिर सबस्ट्रेट और रिएक्जेंट आपस में, इनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, सबस्ट्रेट और रिएक्जेंट आपस में आयन का एक्सचेंज होता है और बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है इंटरमीडिएट, देन बनता है प्रोडक्ट। लेकिन जो यहां पे सबस्ट्रेट और रिएक्जेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं तो यहां पे दो तरीका होता है, या तो रिएक्जेंट इसके पास जाता है और यही जाता है, मतलब अटैक करने जो रिएक्जेंट है सबस्ट्रेट के पास जाता है। तो पहले हम अच्छे से सीखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, फिर अच्छे से सीखेंगे इंटरमीडिएट क्या होता है। यदि आपने ये दोनों चीजें सीख लिया तो आपको अपने आप प्रोडक्ट पता चल जाएगा। लेकिन हम फिर से बता दें कि यदि आपको रिएक्शन सीखना है तो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके बनाता है प्रोडक्ट। इसके बीच में जो चीजें होती हैं वो कहलाती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इस तरह से हम आपको 3 रिएक्शन दिए हैं 12th में टोटल, रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड, जहां पे लिखा रहता है कि एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ कार्बोनिल फॉर्म अ ए रिएक्ट विथ HONO फॉर्म अ बी से सी आता है ना, ABCD जो लिखा रहता है। तो उस तरह की सिर्फ 3 रिएक्शन आपको करने हैं, उनको हम समझ लेंगे। लेकिन हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको समझ में एक चीज आ गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होता है तो वो सबस्ट्रेट और रिएक्जेंट। जाहिर सी बात है कि यदि आपको रिएक्शन कराना है तो दो चीजें चाहिए, रिएक्शन एक में तो होगा नहीं, दो चीजें चाहिए, एक चाहिए क्या रिएक्जेंट, एक चाहिए सबस्ट्रेट, एक चाहिए रिएक्जेंट। तो आओ देखो, अब यहां पे क्या होगा, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएक्जेंट। अब यहां पे जो सबस्ट्रेट होता है ना बेटा, ये लेस रिएक्टिव होता है, क्या होता है लेस रिएक्टिव, और जो रिएक्जेंट होता है ये होता है मोर रिएक्टिव। अब ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो याद रखना जो लेस रिएक्टिव होता है इस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, और जो मोर रिएक्टिव है ये अटैक करेगा। मतलब कि जो लेस रिएक्टिव होता है ना, इस सबस्ट्रेट पे रिएक्जेंट अटैक करने जाता है, सबस्ट्रेट पे रिएक्जेंट अटैक करने जाएगा। याद रखिएगा, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो हमारा रिएक्जेंट होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव पर अटैक करने जाएगा। जब ये इसको अटैक करने जब ये वाला इस पे अटैक करने जाएगा तो ये भी याद रखना कि ये टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। इसका मतलब इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगा, अब मैंने जितनी सारी चीजें यहां पे अलग अलग बोला ना, अब मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूं एक की टेबल पे, है ना। और देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं रिएक्टेंट के, ये दोनों टाइप हैं, ये दोनों रिएक्टेंट के हैं। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं कि जो रिएक्टेंट है इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, सबस्ट्रेट और रिएक्जेंट। इसको एक बार और लिखूंगा अच्छे से। जो रिएक्टेंट होते हैं इसके दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएक्जेंट। जो सबस्ट्रेट होता है इसमें एक होता है पॉजिटिव सबस्ट्रेट, एक होता है नेगेटिव सबस्ट्रेट, और जो रिएक्जेंट होता है ये भी होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया CH3COOH, ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, और हमने यहाँ पे ले लिया मान लो NaOH, ये हमारा हो गया रिएक्जेंट। समझ गए? ये दो बनाएगा, एक बनाएगा CH3COO-, एक बनाएगा H+, ये भी दो बनाएगा Na+ और OH-। सबस्ट्रेट के दो हो गए, एक प्लस एक माइनस, रिएक्जेंट के दो हो गए, एक प्लस एक माइनस। अब क्या होगा, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, और रिजल्ट क्या बन जाएगा, CH3COO Na+H2O। सारी रिएक्शन में ऐसे होता है कि नहीं? लेकिन यहां पे देखो, आपने इसका बॉन्ड तोड़ा। हमारा रिएक्शन क्या था, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने इसका बॉन्ड ये वाला तोड़ा, तब तो ये अलग हुआ, फिर आपने इसका बॉन्ड तोड़ा तब तो अलग हुए, फिर यहाँ पे आपने बॉन्ड जोड़ दिया तब तो जुड़ गए। तो यही पूरी क्या कहलाती है, रिएक्शन। जहां पे हम बॉन्ड को तोड़ते हैं और बॉन्ड को जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, समझना, CH3COO- मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यदि ये नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास लॉन पेयर होंगे, और यदि इसके पास लॉन पेयर होंगे इसका मतलब ये बेस जैसे बिहेव करेगा। तो सबको पता है H+ आयन होगा तो एसिड होगा। समझ गए? तो ये होता है एसिडिक और बेसिक नेचर। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जब मैं रिएक्जेंट का नाम लूं, मैं सबस्ट्रेट का नाम लूं, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम लूं, तो तुमको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं। समझ गए? इसलिए मैंने एक साथ सारा कुछ बोल दिया। आओ एग्जाम्पल देख लूं। रिएक्जेंट, चलो देखो, अब रिएक्शन मैकेनिज्म, तुम लोगों के पास जितना दिमाग है पूरा लगा दो, है ना, पूरा दिमाग लगा दो। रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला आ जाएगा सबस्ट्रेट। क्या आएगा, सबस्ट्रेट, जल्दी बोलो, सबस्ट्रेट लेस रिएक्टिव की मोर रिएक्टिव? पक्का लेस रिएक्टिव, मतलब सबस्ट्रेट पे कोई अटैक करने आएगा, कोई अटैक करने आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं छोटे छोटे शब्दों में, लेस रिएक्टिव। जब कोई सबस्ट्रेट पर अटैक करने आएगा तो या तो पॉजिटिव वाला आ सकता है या नेगेटिव वाला आ सकता है, और जो अटैक करने आएगा वो होगा रिएक्जेंट। और यदि रिएक्जेंट इसके पास अटैक करने आ रहा है ना, इसके पहले सबस्ट्रेट टूटेगा। नहीं टूटेगा तो कैसे अटैक करेगा? तो इसके पहले सबस्ट्रेट क्या होगा, टूटेगा। तो इसके पहले इसका होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है होमोलाइटिक, एक होती है हेट्रोलाइटिक। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, होमोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है जो कि एक बॉन्ड से बने हुए हैं, ए और बी। क्लियर? जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, ए और बी को जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, तो एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, एक बॉन्ड मतलब ये एक ए का, ये एक बी का, दो इलेक्ट्रॉन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान से सुनना, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहां पे आ गया ए, यहां पे आ गया बी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये होता है होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग।
क्या कहलाता है? होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, जब दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन चला जाता है और जब किसी भी कंपाउंड के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, जिसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करते, याद है? तो ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए हमने ले लिया एक ए एक बी, समझना, इसको भी मैंने टेम्परेचर दिया। यहां क्या होगा, मान लो जो बी है वो ज्यादा पावरफुल है। बी क्या है? ज्यादा पावरफुल है। यदि बी ज्यादा पावरफुल है तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खींच लिया तो क्या हुआ, ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लॉन पेयर। पता है, आप चाहो तो लॉन पेयर लिख दो, चाहे तो बी के ऊपर माइनस चार्ज लिख दो, बात बराबर है। तो बी के पास, अब देखो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या? ये इक्वल गया। कैसा गया? एक के पास दोनों चले गए और एक के पास एक भी नहीं गया, तो ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिल गए। एक कंपाउंड मिल गया पॉजिटिव और एक कंपाउंड मिल गया नेगेटिव। यदि ये कार्बन कंपाउंड है तो कैटायन और एनायन, या इसी को बोलेंगे कार्बो कैटायन, या इसी को बोलेंगे कार्बो एनायन। क्या बोलेंगे इसी को? कार्बो एनायन। क्लियर? चलो, अब बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद यहां पे आपको मिलेगा इंटरमीडिएट। क्या मिलेंगे? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट पे आप अटैक करोगे रिएक्जेंट का। अब देखो इंटरमीडिएट तो आपको दो सामने दिख रहे हैं, दो नहीं तीन सामने दिख रहे हैं। कौन कौन सा इंटरमीडिएट दिख रहा है? एक आपको सीधे सीधे दिख रहा है कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, एक दिख रहा है कार्बो कैटायन, एक इंटरमीडिएट दिख रहा है कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, एक और आपको दिख रहा है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या दिख रहा है? एक और आपको दिख रहा है कार्बन फ्री रेडिकल। समझ गए? एक दिख रहा है कार्बन फ्री रेडिकल। अब मेरी बात सुनना, ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे। और यदि ये ऐसे है तो दो बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये होगा कार्बीन, ये कार्बीन हो सकता है, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बीन बन सकता है। तो आपको चार इंटरमीडिएट दिख गए। बताओ कौन कौन सा? एक प्लस वाला कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन। कार्बन फ्री रेडिकल हमारा जो है ये होमोलाइटिक का है, बाकी हेट्रोलाइटिक के। अब देखो ये हो गया, इतनी कहानी आपकी हो गई सबस्ट्रेट वाले, मतलब इतने लोगों पे रिएक्जेंट अटैक करेगा, इतने लोगों पे रिएक्जेंट अटैक करेगा, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। तो यहां कोने में साइड में लिख दो रिएक्जेंट का मोर रिएक्टिव। और आप किसी भी एग्जाम की बात करो, पूरी कहानी रिएक्जेंट की चलती है। इतना तो सबको पता होता है, नहीं पता तो अब पता हो जाना चाहिए। जैसे तोड़ोगे तो दो तरह का टूटेगा, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे रिएक्जेंट। सुनो, पहले हम रिएक्जेंट बनाएंगे, फिर मैं रिएक्जेंट को यहां अटैक कराऊंगा। ये चार हैं, चार ये भी होंगे, याद रखना, तभी तो ये उन पे अटैक करेंगे। जैसे ये चार हैं ऐसे चार ये भी होंगे, तब तो ये अटैक करेंगे। तो आओ अपन देखते हैं रिएक्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं रिएक्जेंट। रिएक्जेंट मतलब मोर रिएक्टिव, रिएक्जेंट मतलब मोर रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्टिव है,
more reactive as compared to substrate। ये सबस्ट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि ये क्या करेगा, अटैक करने जाएगा। क्लियर। अब ये दो तरह का होगा, ये दो तरह का होता है रिएक्जेंट, दो तरह का होता है रिएक्जेंट। एक वो वाला रिएक्जेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक वो वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। जब तक आप इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी रिएक्शन में यही यही है। क्लियर। आ जाओ, अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है पहले वो समझो, और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है वो समझो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रो मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब होता है लव। ध्यान से सुनना, ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि समझना मेरी बात, और इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास होगी जो पॉजिटिव होगा। ले, नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी, जो पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऑल पॉजिटिव स्पीसीज। मजा आ गया। ऑल पॉजिटिव स्पीसीज लाइक H+, NO+, CH3+, R+, कोई भी प्लस वाले। हेलो, नहीं समझ में आया, पक्का आया। एक और बात, आओ। इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी किनके पास होती, पॉजिटिव के पास। क्यों, क्योंकि इनने किसी को दे दिया था। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, मतलब ऑल पॉजिटिव स्पीसीज। कुछ न्यूट्रल होते हैं, हम बाद में देखेंगे। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जिनके पास कमी होती है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक। समझ गए। अब आओ इधर, क्यों हंस रहे हो। अपन अब देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। हेलो, न्यूक्लियस से कौन लव करेगा। देखो सुनो, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल, बचे प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव से लव करेगा, जो पॉजिटिव से लव करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल नेगेटिव स्पीसीज। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका Cl माइनस OH माइनस डैश डैश। समझ गए, बहुत आसान है। अब यहां से पहला क्वेश्चन बन गया आपका। राइट द 3 मार्क्स का आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। पहला क्वेश्चन आपका बनता है यहां से, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में डिफरेंस। चलो 3 डिफरेंस आते हैं, तीनों बहुत आसान है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक का पहला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पहला। दूसरा ऑल पॉजिटिव स्पीसीज, ऑल नेगेटिव स्पीसीज। तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। मजा आ गया। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब लुईस
एसिड होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कमी रही होगी। तो यहां पे आ जाएगा एक और पॉइंट, ऑल लुईस एसिड, यहां पे हो जाएगा ऑल लुईस बेस। हो गया 3 डिफरेंस। एक और चाहिए, एग्जांपल लिख दो। 4 डिफरेंस हो गए किसके बीच में, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बीच में डिफरेंस, समझ गए। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं ना, इनको थोड़ा सा हम और अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि इनमें 2 टाइप के और होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। क्लियर? आओ मान रहे हो भाई, रिएक्जेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। कुछ चीजें होती ना सोच से परे, जैसे भगवान कृष्ण, हाँ वो सोच से परे हैं, नहीं समझे? सपना देखती हो, सपना खड़े खड़े कि बैठे बैठे, तो पर गई। आओ चलिए, कितने होते हैं पवन रिएक्जेंट, जल्दी बताओ कितने टाइप के होते हैं, नाम बताओ सब लोग बोलो भाई। इलेक्ट्रोफिलिक और नहीं बोलोगे तो भूलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब ये 2 तरह के होंगे, इसीलिए मैंने अलग से टेबल बनाया हूं। अब ये 2 तरह के होंगे भैया, और दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये भी 2 तरह के होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, है ना। आओ सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो वाले जो पॉजिटिव हैं। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे। तो ऑल पॉजिटिव, नहीं पहले यहां पे ले लेते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। आओ पॉजिटिव में H प्लस, NO प्लस, CH3 प्लस, ऑल एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बोकैट आयन। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये हैं पॉजिटिव स्पीसीज, मतलब इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और न्यूट्रल वाला एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि है तो न्यूट्रल, मतलब देखने में ऐसा लगता है न्यूट्रल है लेकिन एक्चुअल में उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई एग्जांपल बताएगा? दिखने में न्यूट्रल लगता है लेकिन है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या जाएगा, नहीं याद है? ठीक है आओ, CO2। देखो यहां समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो CO2 है ना बेटा, जैसे ये CO2 है, अब CO2 में जो ऑक्सीजन होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है कार्बन के कंपेयर में। ऑक्सीजन को जो ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन याद रखना, ऑर्गेनिक के लिए बहुत जरूरी है बेटा। ईएन ये बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यदि हम देसी में सीखें तो हम इसको बता देते हैं, आओ, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन मतलब क्या होता है, किसी भी एटम का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे को शेयर किए हुए हैं, इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा समझना। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। ज्यादा पावरफुल से कौन खींचेगा, जो ज्यादा मजबूत होगा। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। जैसे हम इधर जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी
तो पावर इनका बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो इन दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा पावरफुल कौन है? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जबरदस्ती। ध्यान से सुनना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को जबरदस्ती खींच लिया। जब ये इस बॉन्ड को जबरदस्ती खींच लिया, क्यों खींचा? क्योंकि ऑक्सीजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है। क्रिस ध्यान से समझना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिसकी पावर ज्यादा होती है, पहले बात तो ये सुनो, ईएन क्या है? एकदम दिमाग में घुसेड़ लो, ईएन क्या है? पकड़ो जरा इसको, खड़े हो जाओ। ये मैं ऑक्सीजन हूं, ये कार्बन है। अब ये ना एक इलेक्ट्रॉन यहां है, छोड़ो ना, एक इलेक्ट्रॉन ये काला, एक इलेक्ट्रॉन ये काला, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो काला। समझ गए? अब अपन ने ये भी उधर खींच रही। अब एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है ये? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने साइड खींच रही है, मैं भी खींच रहा हूं। मैं ऑक्सीजन हूं, मतलब मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं खींच लूंगा। तो ये हमारी ईएन हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो, क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, जो क्षमता होती है, वो क्या होता है? ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, मोर ईएन। तो ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कोई, तो देखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी के पास प्लस, ओ के पास माइनस। अब ये हो गया पॉजिटिव, हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। देखने में कैसा लगता है? न्यूट्रल। देखने में कैसा लगता है? लेकिन है नहीं रियल में। रियल में कैसा है? रियल में ये ऐसा है, ये प्लस ये माइनस। तो न्यूट्रल होने के बाद भी इलेक्ट्रोफिलिक है। और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन, अब आ जाओ न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक भी दो तरह के होते हैं, एक बोलो नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव तो बहुत अच्छे से पता है, Cl माइनस, Cl माइनस, R माइनस, मतलब कार्बो एनायन, OH माइनस। न्यूट्रल देखते हैं कि न्यूट्रल तो है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2? मजे की बात, डबल बॉन्ड तो यहां भी था लेकिन ये कैसा था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डबल बॉन्ड यहां भी है लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। कैसे? और समझते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड थे, हमने एक बॉन्ड को बना दिया, हमने सिग्मा बना दिया। ये एक हमारा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। एक बात बताऊं, पाई बॉन्ड को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। हेलो, कुछ लोग बिल्ली आ गए, क्या हो गया? बिल्ली आ गए ना? नहीं बिल्ली आए तो फिर बताओ क्या है? एक पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कोने का एक उस कोने का। और एक सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एक सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कोने का एक। सुनो, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कोने का एक। हेलो भाई, बॉन्ड जब बनेगा तो दो लोग चाहिए ना जी, एक और दो नहीं। अकेले कैसे बॉन्ड बनेगा? अकेले कहीं भी बॉन्ड नहीं बनता। जब वो भी होता है तो टॉविल में बांधते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं तो बॉन्ड तो वो भी बनता है। वो अलग बात है कि कमजोर होता है, खिसक जाता है ना। नहीं कि सोच लाया। चलो सुनो, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअल में बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बनाता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉन है भैया, ये पाई इलेक्ट्रॉन है।
अब ये पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों साइड घूम रहा कंटिन्यू। जो ये है पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसके चारों ओर ऐसा घूम रहा है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा भी कोई सा भी हल्का देगा ना, थोड़ा सा धक्का देगा तो गिर जाएगा। जैसे आप देखो यदि बाइक बहुत स्पीड में हो तो थोड़ा सा भी धक्का दो तो गिर जाती है, कोई सी भी, क्योंकि वो जब ज्यादा स्पीड में हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, समझ गए। जैसे बाइक खड़ी है, आप एक बार लात भी मारोगे धीरे से तो नहीं गिरेगी, लेकिन एकदम 100 की स्पीड से जा रही है बाइक, थोड़ा सा भी धक्का दे दोगे तो गिर जाएगा, समझ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कंटिन्यू घूम रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत वीक हो जाते हैं, तो ये आसानी से किसी को डोनेट कर देते हैं, बहुत आसानी से डोनेट कर देते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो डोनेट किए, तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं अपने, न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या हो गया, पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव न्यूट्रल, याद रखोगे ना। तो ये देखो ये हमारा हो गया रिएक्जेंट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब इन रिएक्जेंट को हम कहाँ लाएंगे, सबस्ट्रेट के पास। हेलो, सबस्ट्रेट भी 4 बने थे, कार्बोकेटायन के पास कौन आएगा, नेगेटिव वाला, मतलब कार्बोकेटायन मतलब वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफिलिक। कार्बो एनायन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके पास कौन आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ये कैसा है, कार्बन फ्री रेडिकल, तो इसके पास इक्वल वाला आएगा, इसके पास क्या है, ये लोन पेयर एक्स्ट्रा है, मतलब दो, इसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा, तो ये किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक के पास, समझ गए। तो अब देखो अपन ने क्या कर लिया, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, हमने यहाँ से अलग अलग वैरायटीज के स्पीसीज बना लिया। अब हम कल कंपेयर करेंगे इनमें से कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कम मजबूत है, समझ गए। कल देख लेंगे इसके आगे का।